स्टूडेंट्स। आपके अर्थ नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब अपनी जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। कुछ एग्जांपल्स आप देखें उससे आपको पता लग जाएगा कि अर्थ किसकी तरह से बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह से। यदि किसी बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंडेड करा देते हैं तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। पहला एविडेंस ये हुआ। सेकंड एविडेंस हम ये भी देखें, किसी भी जैसे आयरन की रोड को हम जमीन में अर्थ में बरी कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, तो वो आयरन की रोड भी एक वीक मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। यानी वो आयरन की रोड क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है। किसकी वजह से? अर्थ के कारण। अर्थ के पास क्या होगी, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी इंडक्शन के चलते किसने एक्वायर कर ली होगी, आयरन की रोड ने एक्वायर कर ली होगी। और आप यदि किसी भी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वहां न्यूट्रल पॉइंट आता है। न्यूट्रल पॉइंट हम बात करेंगे, वो पॉइंट होता है जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। बार मैग्नेट का खुद का तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन दूसरी कोई मैग्नेट होगी जिसने मैग्नेटिक फील्ड बना रखा होगा, वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का इक्वल और अपोजिट होगा, जिसकी वजह से बार मैग्नेट का नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर कितना हो गया होगा, जीरो, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट नाम देते हैं। तो इन थ्री एविडेंस के चलते हमें यह स्वीकार करना पड़ा अर्थ किसकी तरह से बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह से। और हम जो स्टडी करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म की, यानी अर्थ खुद क्या है, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रही है। फर्स्टली अपन नोट डाउन कि कौन कौन से एविडेंस है, कौन कौन से सबूत है ना। फॉलोइंग एविडेंस आर which prove, which tell that earth behave as a magnet। हमें ये एविडेंस है। क्या क्या? फर्स्ट एविडेंस आप क्या लिखें कि किसी भी बार मैग्नेट को यदि आप फ्रीली सस्पेंडेड करा दें, व्हेन a bar magnet is freely suspended, then it stay in geographical north south direction, है ना। यानी जरूर क्या होगा, अर्थ मैग्नेट होगा तभी ऐसा कर रही होगी। सेकंड एविडेंस हमें मिला क्या, व्हेन एन आयरन रोड इज बरीड, है ना, गाड़ देना, बरीड इन द अर्थ, then iron rod get magnetized, वीकली होती है ना, then iron rod get magnetized। और थर्ड जो एविडेंस की जो बात कर रहे हैं हम, वो एविडेंस क्या कह सकते हैं कि यदि हम किसी भी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न को देखें तो वहां क्या अकर होता है, न्यूट्रल पॉइंट। यानी वहां पर न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जहां पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वहां क्या हो, जीरो हो। तो बार मैग्नेट का खुद का तो मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन उसके इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया होगा, अर्थ ने बनाया होगा, जिसके चलते नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया होगा, जीरो। सो हम कह सकते हैं occurrence of neutral point in the magnetic field lines of bar magnet
है ना, बार मैग्नेट की जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करते हैं तब किसका आकर होना, न्यूट्रल पॉइंट का आकर होना। न्यूट्रल पॉइंट की मैं डेफिनेशन लिखूंगा, ये वो पॉइंट होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। और जीरो होगा तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बार मैग्नेट के पैरेलल में आ रहा है वो दोनों क्या होंगे वहां पर, इक्वल और अपोजिट। तो एविडेंस ध्यान रह जाएंगे क्या, बार मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंडेड कराते हैं तो ये ज्योग्राफिकल कौन सी डायरेक्शन में स्टे करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, है ना। When an iron rod is buried in the earth, then iron rod get magnetized, है ना। और थर्ड है occurrence of neutral point in the magnetic field lines of the bar magnet, जिसके चलते हमने क्या माना कि अर्थ क्या है, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। अब अर्थ के मैग्नेटिज्म को लेके कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, ये टाइम टू टाइम अलग अलग थ्योरीज दी गई है। पहले ओरिजिनली जो थ्योरी, इनिशियली जो थ्योरी दी गई थी वो क्या दी गई थी कि एक बहुत बड़ा है वेरी लार्ज मैग्नेट जो किधर रखा गया है, अर्थ की जो रोटेशनल एक्सिस है उसके अलोंग रखा गया है। अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट रखा गया है और किसके अलोंग रखा गया है, अर्थ की रोटेशनल एक्सिस के अलोंग, जिसके चलते अर्थ किसकी तरह से बिहेव कर रही है, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रही है। लेकिन ये थ्योरी नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई, उसका कारण ये रहा कि हम ये जानते हैं कि अर्थ के अंदर का उसका सेंट्रल पार्ट का टेम्परेचर इतना हाई होता है और हाई टेम्परेचर के कारण उस मैग्नेटिज्म को कभी का क्या हो जाना चाहिए, डिमैग्नेटाइज्ड हो जाना चाहिए, यानी वो मैग्नेटिज्म उसका टोटली क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बताई थी कि इसको डिमैग्नेटाइज किया जा सकता है हीटिंग करके, और अर्थ के अंदर सेंट्रल पार्ट में इतनी हीट है, इतना हाई टेम्परेचर है, तो उस मैग्नेटिज्म को कभी का डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, यानी उसको डिमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। लेकिन उसका जो मैग्नेटिज्म है अभी भी बना हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर तो मैग्नेट नहीं है ऐसा कुछ। तो बाद में जो अभी हम जो एल्सिसर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो थ्योरी दी गई है एलिसिस थ्योरी, उसको मानते हैं कुछ हद तक है। उसमें क्या कहा गया है कि अर्थ के अंदर मॉल्टन फॉर्म में निकल और आयरन फील्ड है, यानी पिघली हुई अवस्था में है ना, जो मेल्ट होकर के आयरन और निकल है, और वो अर्थ के सेंट्रल पार्ट में है। और जैसे ही अर्थ रोटेट करती है, वो मूव करती है, तो उसके अंदर जो फ्लूइड फॉर्म में है आप निकल और आयरन, उनकी भी कौन सी मोशन होती है, कन्वेक्टिव मोशन होती है। तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या हो रही होगी, मोशन, और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को हम क्या कहते हैं, करंट। तो जिसके चलते उस सेंट्रल पार्ट में क्या फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा, और जब करंट फ्लो होता है तो क्या बनता है, मैग्नेट बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसी के चलते अर्थ किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है। इसको नाम दिया गया डायनेमो इफेक्ट, है ना। तो हम कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म लिख लेते हैं, जो कॉज हम अभी मान रहे हैं। तो ये नोट कर लिया, तो आगे लिखिए कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, है ना। एल्सिसर के अकॉर्डिंग जो कॉज है ये हम सही मान रहे हैं अभी, कि इसके अंदर मोल्टन फॉर्म में जो निकल और आयरन है उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। सो लिखिए कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म का जो कॉज है वो क्या है, उसमें करंट, या इसको हम डायनोमो इफेक्ट भी बोलेंगे। जैसे डायनोमो इफेक्ट आपसे पूछा जाता है तो यही लिखेंगे आप, है ना। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, अर्थ मैग्नेटिज्म किसकी वजह से, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट है ना, produced by the
convective motion of the molten fluid है, molten fluid या metallic fluid, molten fluid ना metallic fluid। metallic fluid में कौन है? molten पिघला हुआ है ना, निकेल एंड आयरन है। उसकी वजह से क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है, जिस करंट की वजह से ही क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डायनामो इफेक्ट है ना। यानी अभी हम अर्थ मैग्नेटिज्म का जो कॉज मान रहे हैं वो डायनामो इफेक्ट को ही मान रहे हैं। यानी सेंट्रल पार्ट में पिघली हुई अवस्था में निकेल और आयरन है, तो जैसे ही अर्थ मोशन करती है, अर्थ की मोशन के कारण आयरन और निकेल की भी मोशन होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मोशन में है। इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। और उस करंट के कारण ही क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। वही अर्थ मैग्नेटिज्म का क्या है? कॉज है। ध्यान रखें आप, ये तो क्या हो गया? डायनामो इफेक्ट। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह पे अलग अलग है, लेकिन ये किस ऑर्डर का है? 10 की पावर -5 टेस्ला के ऑर्डर का है। सो लिख लीजिए, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज द मैग्नेटिक फील्ड of the earth is the order of 10 power -5 टेस्ला। 10 की पावर -5 टेस्ला के ऑर्डर का है, ये ध्यान रखिए, है ना। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस ऑर्डर का है? 10 की पावर -5 टेस्ला के ऑर्डर का है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में 3 बातें आती हैं: एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्या एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म के ये नोट कर लिया, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वेक्टिव मोशन ऑफ द मेटालिक फ्लूइड। कौन से हैं? मोल्टन, निकेल एंड आयरन। इसकी वजह से ही क्या है? अर्थ मैग्नेटिज्म है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, है ना। यहां लिख सकते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, है ना, या डेवलप्ड किसकी वजह से हो जाता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वेक्टिव मोशन ऑफ द मेटालिक फ्लूइड। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स, है ना। तो आप एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, देखिए एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को बताना, एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म की यदि आपसे बात की जाती है तो ध्यान रखें आप, जैसे आपको क्या क्या बताना होता है। नंबर 1 बताना होता है आपको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। दूसरा एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, सेकंड एंगल ऑफ डिप। और थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द, कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बातें हैं ये हमें बतानी होती है। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार ये पूछा गया है
कि एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो इसमें तीनों बातें हमें बतानी पड़ेगी और ज्यादातर ये पूछा गया है, स्मॉल क्वेश्चंस में आता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या डिफाइन एंगल ऑफ डिप, यहाँ से बनता है। तो ये हमें अच्छे से सीखने हैं, क्या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। अब ये बातें आप नोट कर लो। अब ये बातें सीखने के लिए सबसे पहले हम अर्थ के मॉडल को देख लेते हैं कि अर्थ का मॉडल क्या है। यानी डिफाइन हमें पढ़ना तो यही है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आते हैं अर्थ के एलिमेंट्स ऑफ, है ना। अब देखिए हम बात कर लेते हैं अर्थ के मॉडल की। देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, ये मैं जो बना रहा हूं ये अर्थ बना रहा हूं, है ना, मान लेते हैं स्फेरिकल शेप ही मान लेते हैं लगभग, है ना। अब देखो हम ये माने कि ये जो है जिस एक्सिस के अबाउट एक्स अर्थ रोटेट करती है उस एक्सिस को हम कौन सी एक्सिस कहते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस। और ज्योग्राफिकल एक्सिस कौन सी एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है, नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली एक्सिस के अबाउट, ये जो है ना। तो इस एक्सिस को आप कौन सी एक्सिस बोलेंगे, ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये जो है जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है उसको हम कहते हैं क्या, ज्योग्राफिकल एक्सिस, है ना। अब देखो यहाँ ये रोटेट कर रही है जैसे इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस को आपने क्या नाम दे दिया, ज्योग्राफिकल एक्सिस। और ये ज्योग्राफिकल, ये जो देख रहे हैं ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, NG, N फॉर नॉर्थ, G फॉर ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। और ये ज्योग्राफिकल क्या है, साउथ है ना। SG मींस साउथ है, ज्योग्राफिकल, है ना। अब हमें पता है कि अर्थ क्या किसकी तरह से बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह से। ध्यान रखें अर्थ एक खुद मैग्नेट है, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो एग्जैक्ट इधर नहीं है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस कोइंसाइड नहीं करती हैं, वो थोड़ा सा इधर होती है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये अर्थ की कौन सी लाइन है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस थी। और ये यदि मैं कहूं तो कौन सी एक्सिस है उसकी, अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस। ये अर्थ की है कौन सी एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये अर्थ का कौन सा, है ना, नॉर्थ है। कौन सा नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये साउथ है, ये भी कौन सा है, मैग्नेटिक साउथ। साउथ कौन सा है, मैग्नेटिक साउथ। ये बात क्लियर है। ये वो एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है वो ज्योग्राफिकल क्या कहलाता है, एक्सिस। और ज्योग्राफिकल एक्सिस से थोड़ा सा इस एंगल पे जो इंक्लाइंड है ये मैग्नेटिक एक्सिस है। दोनों कोइंसाइड नहीं करते, दोनों के बीच में एंगल जो होता है 11.2 डिग्री का होता है। इसके बीच के जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच। अच्छा, ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो सर्किल है ये वाला, ये देखो ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर मैं ये इस तरह से जो सर्किल बनाता हूं इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और इसके जो परपेंडिकुलर बना देते हैं हम, किसके, ये वाला देखो, इसके परपेंडिकुलर बना देते हैं इसके, ये वाला इसके परपेंडिकुलर, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या है आपका, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और ये इसके जो परपेंडिकुलर है कौन सी, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये सर्किल, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे एक बात, हालांकि ये बातें हमें तो 3 पॉइंट्स ही पढ़ने, लेकिन उनके लिए मैं सारी बातें बता रहा हूं। एक तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्या, मैग्नेटिक
मेरिडियन, क्योंकि उन 3 पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए हमें ये बातें पता होना चाहिए। दूसरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, है ना, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये कौन सा बताया आपने, मैग्नेटिक मेरिडियन। इनको मैं बता देता हूं आपको। मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन का पहले ही डिस्कस कर चुके आप। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन को आप क्या बोलते थे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाले प्लेन को क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाले प्लेन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। सो इसको हम लिख लेते हैं। क्या कहा, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, इट इज द प्लेन, है ना, इट इज द प्लेन पासिंग थ्रू द कौन सी एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये मैग्नेटिक एक्सिस है, यही तो है मैग्नेटिक एक्सिस, जो ये लाइन है ये वाली, है ना, मैग्नेटिक पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाले प्लेन को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है। यहां से पास होने वाले प्लेन को, ये प्लेन है, ये क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। और अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाले प्लेन को क्या बोलोगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है, इट इज द प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इट इज द प्लेन पासिंग थ्रू द geographical axis of the earth, geographical axis of the अर्थ। ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाले प्लेन को क्या कहा जाता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। नोट डाउन, देन अपन 3 पॉइंट्स की बात करते हैं जो अपने को पढ़ने थे। नोट कर लिया, तो अब देखिए हम एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म पे आते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन समझ गए और ज्योग्राफिकल मेरिडियन समझ गए। इन दोनों के बीच के एंगल को ही क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आप क्या क्या डिफाइन करने वाले थे, ये इंपॉर्टेंट में है, मैं यहां से ये लिखने के लिए, या है ना, इंपॉर्टेंट में है क्या, डेफिनेशंस पूछी जाती है आपसे, है ये डेफिनेशन क्या, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, है ये। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को डिफाइन करेंगे सबसे पहले। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। क्लियर, यानी आपने मैग्नेटिक मेरिडियन भी पढ़ लिया और ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी पढ़ लिया, इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को ही क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप, है ना। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए इसको, है ना। ये क्या है, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। पहला क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसमें क्या है, नोट करिए क्या, इट इज द एंगल बिटवीन, BW बिटवीन के लिए लिखा गया है, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच के एंगल को ही क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये अर्थ मॉडल आपने बना लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें नेक्स्ट जो एंगल ऑफ डिप को एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या है, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, है ना। एंगल ऑफ डिप को डिफाइन करेंगे। एंगल ऑफ डिप को डिफाइन करने के लिए, जैसे मैं ये आपसे कहूं, ये आप बना चुके हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए रफली बना रहा हूं यहाँ पे फिर से, कि आपके पास में ये अर्थ का मॉडल है और हम ये मान रहे हैं अर्थ खुद किसकी तरह से बिहेव कर रही है, एक मैग्नेट की तरह से।
यानी ये अर्थ मैग्नेट है, ये तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है, और वो मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रही है, तो इसका मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा इधर होता है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है। तो यहां से ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये ऐसे निकलती हैं बाहर मैग्नेट से, नॉर्थ से निकलती है और कहां पे आती है, साउथ पे आती है, इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती है, इस तरह से। और आपने ये कहा इस तरह से, जैसे मैंने ये बनाया इस तरह से। अब आप इसको समझने के हिसाब से देखिए, यहां पर देखें हम इस जगह पर, तो इस जगह पे देखो ये सरफेस तो ये है, जैसे मतलब अपन यहाँ है, और ये आप इस पॉइंट पर, यहां पर आप यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाहें, तो आपने कहा था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करते थे, उस पॉइंट पर क्या बनाते थे, टेंजेंट बनाते थे। जैसे आपने यहाँ पे टेंजेंट खींची तो ये टेंजेंट ये बनी, तो ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को बताएगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को। और ये अर्थ का सरफेस ये है और ये दोनों के बीच बनने वाला एंगल है। इसी एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप। आप यहां देखेंगे तो ये अर्थ का सरफेस है और टेंजेंट भी यही, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी ये है, ये टेंजेंट बनाइए तो मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ का सरफेस भी ये है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। यहां देखेंगे तो आप इस पे टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट यूं बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, और अर्थ का सरफेस यूं है, यहां एंगल कितना है, 90 है। तो यहां एंगल कितना होगा, ये टेंजेंट होगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और अर्थ का सरफेस भी यूं ही है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं इक्वेटर्स, और ये पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं पोल्स। तो अब बात करते हैं अपन एंगल ऑफ डिप की। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के सरफेस के बीच बने एंगल को ही क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। क्या कहा, मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड सरफेस ऑफ द अर्थ को ही क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। यहां पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होती है, 0। इन पॉइंट्स को अपन बोलते हैं क्या, इक्वेटर्स, है ना। और ये जो है यहां पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होती है, 90, इनको बोलते हैं पोल्स। अच्छा, यदि आप मैग्नेटिक कंपास की नीडल की बात करते हैं, जो कंट्रीज इक्वेटर पे हैं वहां कंपास की नीडल बिल्कुल क्या होगी, पैरेलल होगी, और यदि पोल्स पे ले जाएंगे तो नीडल बिल्कुल क्या हो जाएगी, वर्टिकली, इस तरह से आप ऐसे रखेंगे यूं हो जाएगी। हाँ, अपने न तो इक्वेटर्स पे और न पोल्स पे वहां पे कुछ एंगल होगा, और वो एंगल किसके बीच में होगा, 0 और 19 के बीच में होगा। इक्वेटर्स पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होती है, 0। पोल्स पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होती है, 90। तो पूछा गया था राइट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट पोल्स, तो क्या लिखेंगे, 90, एंड एट इक्वेटर्स कितनी होती है, 0। तो आप पहले नोट करिए इसकी डेफिनेशन एंगल ऑफ डिप की, क्या, इट इज द एंगल बिटवीन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। हाँ, बात चल रही है कहां, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, क्या लिखेंगे यहाँ, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, it is the angle between magnetic field of the earth and the surface of the earth, इनके बीच बनने वाले एंगल को ही क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप। एट पोल्स है ना, एंगल ऑफ डिप कितना होता है, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होती है 90 डिग्री। ध्यान रखिए एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 90 डिग्री। एंड एट इक्वेटर्स एंगल ऑफ डिप कितना होता है, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होती है, वो होती है 0 डिग्री। ध्यान रख लेंगे, पोल्स पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 90 डिग्री, और इक्वेटर्स पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है, 0 डिग्री। ये बात क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं, अच्छा, यदि आप मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास
किसकी डायरेक्शन को बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इक्वेटर्स पे आप रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पैरेलल। और पोल्स पे रखेंगे तो वो ऐसे हो जाएगी। इक्वेटर्स पे कंपास को लेके जाएंगे तो अर्थ सरफेस के पैरेलल होगी, और पोल्स पे रखेंगे तो क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यानी वर्टिकली हो जाएगी। और इन बिटवीन बात करेंगे आप पोल्स और इक्वेटर्स की, तो न तो पैरेलल होगी और न ही वर्टिकली वो होगी, है ना। तो हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल। नोट कर लिया? इट इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड सरफेस ऑफ द अर्थ। एट पोल्स एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 90 डिग्री और इक्वेटर्स पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होती है 0 डिग्री। अब थर्ड जो मैंने बताया था एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की भी और वर्टिकल कंपोनेंट की भी। तो हम इस टॉपिक को नाम दे देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। थर्ड क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। आपने कहा ये जैसे मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ये यहां की बात कर रहा हूं मैं, सरफेस के नीचे ये अर्थ सरफेस है, ये यू अर्थ है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, और आपने ये ऐसे, ये मैं मान रहा हूं एक मैग्नेटिक नीडल है, यहां जो लगा रहा हूं मैं, ये है ना, ये जो है ये आपने क्या नाम दिया है? मैग्नेटिक नीडल है, इस तरह से। अब ये मैग्नेटिक नीडल है, ये किसकी डायरेक्शन को बताती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है उस जगह पे, ऐसे। अच्छा, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये तो इसका अर्थ वाला सरफेस ही आ गया, और ये क्या है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो कंपास किसको बताती है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, ये, यानी ये जो बता रही है ये बताती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। मान लिया ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड B है, और ये अर्थ का क्या है? सरफेस है, और इसके बीच बने एंगल को, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच बने एंगल को आपने नाम दिया था एंगल ऑफ डिप। और ये जो लाइन है जो कि अर्थ के बिल्कुल वर्टिकली है, इस तरह से, है ना, ये सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। अब ये आपने कहा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूं है, ये पॉइंटर बता रहा है, देखो ये अर्थ सरफेस, ऐसे करके देखें आप, ये अर्थ होगी, और यहाँ आपने मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस के पैरेलल नहीं है, ये कुछ एंगल पे है। तो ये जो किसको पॉइंट करती है मैग्नेटिक कंपास? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको अच्छे से पता है क्या होगा? B cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा? B sin थीटा। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। अब देखिए, मैं इसको ऊपर से रब कर देता हूं। अब यहां पर आप ये देखें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया आपके पास? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या है? BH, और वो क्या है? B cos थीटा। क्लियर है? एंड वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट वो क्या है? BV नाम दे दिया उसको, B sin थीटा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच एंगल कितना बनता है? 90 बनता है। तो इसका जो रिजल्टेंट फील्ड है B, वो क्या होना चाहिए? वो B क्या होता है? BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर प्लस 2BH BV cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हमें जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया जाए और वर्टिकल कंपोनेंट दे दिया जाए, तो ये निकालना हो नेट
मैग्नेटिक फील्ड, तो cos 90 की 0 हो जाएगी, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हम निकाल सकते हैं, कब काम में लेंगे, जब हमें b निकालने के लिए बोला जाए और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन हो और वर्टिकल कंपोनेंट गिवन हो। अच्छा, जब भी हमें एंगल ऑफ डिप निकालना हो, यहां से यहां लिख देता हूं मैं, जब हमें एंगल ऑफ डिप निकालना हो तो यहां से देखिए टेन थीटा, टेन क्या होता है, टेन होता है, देखो ये एक्सेस पे क्या आ रहा है, बीबी आ रहा है, तो इस एक्सेस पे भी क्या होगा, बीबी, और इस एक्सेस पे क्या है, बीएच। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी वी अपॉन बी वी अपॉन बी एच, ही तो होता है। और ऐसे नहीं है तो सीधा सा आपके पास दो इक्वेशन है ना, एक ये है और एक ये है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, वैसे आ जाएगा, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या आ जाएगा, सेकंड बाय फर्स्ट कर दो, सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को आप फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो देखो इस साइड में तो क्या होगा, बी वी डिवाइडेड बाय बी एच, और इस साइड में होगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टेन थीटा बचेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, और थीटा हम निकाल सकते हैं टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच, जहां पे थीटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप, है ना। सो राइट डाउन, फिर न्यूमेरिकल करते हैं 2015 में जो आया हुआ है वो नोट करिए। तो नोट कर लिया ये, आप न्यूमेरिकल देखिए जो कि आरबीएससी 2015 में आया हुआ है, राजस्थान बोर्ड 2015 में आया हुआ न्यूमेरिकल है। देखिए क्वेश्चन, इन ए मैग्नेटिक मेरिडियन, इन ए magnetic meridian, the magnetic field, the horizontal component, the horizontal component of the magnetic field of earth, magnetic field of the earth is, और आपको गिवन था 0.25 गाउस, टेस्ला में नहीं है, गाउस में, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी गाउस में आ जाएगा। फिर आगे क्या कहा गया है, एंड एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, उस जगह पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिए। हाँ, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आरबीएससी 2015 में, आरबीएससी 2015 में। देखो फर्स्टली हम इसमें जो वैल्यू गिवन हमें वो लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। गिवन वैल्यू क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें गिवन है कितना, 0.25 जी गाउस यूनिट है उसकी, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है। अब आप ये देखिए एंगल ऑफ डिप, दैट मींस थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 60 डिग्री, और आपको कहा गया है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, यानी बी निकालना आपको, बी। लेकिन आप ये जानते हैं कि क्या बी एच इज इक्वल टू क्या होता है, बी कॉस थीटा, और बी भी होता तो क्या होता, बी साइन थीटा। तो यहां से b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बी एच डिवाइडेड बाय क्या, कॉस थीटा, और यहां से बी एच की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 0.25 गाउस में है ये, डिवाइडेड बाय कॉस 60। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, 0.25 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 इंटू 0.25 है ना, और ये आ जाएगा 0.50, किसमें, टेस्ला में या गाउस में, गाउस में। तो इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट डाउन।